हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पीडिया। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक कोर्स के बारे में जो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर में चलता है और जिसका नाम है एग्रीकल्चरल हेरिटेज। इसका सिलेबस हमने एज पर आईसीआर फिफ्थ डीन कमिटी ही बनाया हुआ है। इसके क्रेडिट्स हैं 1+0, यानी कि एक हफ्ते में आपको 1 घंटा थ्योरी पढ़ाई जाएगी और इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। Let's have a glimpse at the syllabus of this course. इसके लिए दोस्तों मैं दो बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगी। पहली है नेने वाई.एल. एंड चौधरी एस.एल., जिसका टाइटल है एग्रीकल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और दूसरी किताब है रंधावा एम.एस. की, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, जिसके पब्लिशर हैं आईसीएआर न्यू दिल्ली। इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स पर एक नजर मार लेते हैं। दिस कोर्स एम्स टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर इंडिया में एक ऑक्यूपेशन की तरह से नहीं काम में दिया जाता है या देखा जाता है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ बिकॉज मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके अलावा ये कोर्स एम करता है कि किसी तरीके से एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के साथ साथ और लोगों में भी अगली जनरेशन में एक अवेयरनेस क्रिएट करी जाए कि कितना रिच एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है उनकी कंट्री का, और वो लोग इस चीज में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। उसके बाद इस कोर्स के माध्यम से ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को भी पढ़ाने की कोशिश की जाएगी और ये मोटिवेट किया जाएगा स्टूडेंट्स को कि वो जो आगे की साइंटिफिक रिसर्चेस हैं उसको किसी तरीके से ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चरल हेरिटेज। जब भी हम किसी भी एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की बात करते हैं तो किसी एक एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ते। दोस्तों जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे, सभ्यताओं का विकास पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो किसी ना किसी पानी के स्रोत के पास ही हुआ है। जैसे नील नदी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर हम एग्रीकल्चर यूज कर रहे हैं एज अ वे ऑफ लाइफ, तो उसमें इरिगेशन का जो स्रोत है वो पानी से ही मिलेगा। तो अलग अलग जगह में, धरती पर अलग अलग जगह में अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ, लेकिन उन सब के इवोल्यूशन में एक चीज कॉमन है कि वहां के लोगों ने ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए जो किसी जगह की लैंडस्केप, जैसे कि पहाड़, डेजर्ट, समंदर, तराई रीजन, जहां पे भी वो सभ्यता रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया और एनवायरमेंट को, नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाए, नई टेक्नोलॉजी को समाहित करने की कोशिश की, संसाधनों का उपयोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए किया है। तो अब एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। सो इट स्टेट्स दैट GIAHS, यानी कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स आर रिमार्केबल लैंड यूज सिस्टम्स। देखिए जितने भी लैंड है आपकी, मैंने अभी बताया आपको कि पहाड़ है या डेजर्ट है या तराई रीजन है या समंदर के पास की जमीन है, उसको उन्होंने अपने सिस्टम में समाहित किया, लैंडस्केप्स को, विच आर रिच इन ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब होता है जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में आपको वेरिएशंस मिल रहे हैं, बिगिनिंग राइट फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगस, लाइकेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, जो कि आपको उतने एरिया में मिलते हैं, इवॉल्विंग फ्रॉम द को-अडैप्टेशन ऑफ अ कम्युनिटी विद इट्स एनवायरमेंट। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है कि कम्युनिटी को ही ग्रो नहीं करना है, ह्यूमन बींग्स को अपने आप को ग्रो नहीं करना है, वरन उनको को-अडैप्ट करना है अपने एनवायरमेंट के साथ। यानी कि जो आज के संदर्भ में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वो हमारे इतने पुराने GIAHS का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हुआ करता था।
अब हम ये सिस्टम्स को स्टडी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये सिस्टम्स इतने सालों से टाइम टेस्टेड हैं, which have taken into account the ingenious combinations of techniques and practices. जितनी भी पुरानी टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस जो पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो अभी भी हम फॉलो करते हैं, that have usually led the community for food security. कोई भी सभ्यता है उसको ग्रो करने के लिए सबसे पहले 3 चीजें चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों को अगर कोई भी सिस्टम फुलफिल करता है, तो वो ग्रो आगे ज़रूर करेगा। लेकिन ये सिस्टम्स जो हैं, ये फूड सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते थे और साथ ही साथ दे एम्ड एट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडायवर्सिटी ऑल्सो। चाहे साइंटिफिक कम्युनिटी इनको रिकॉग्नाइज करे या ना करे, लेकिन जितने एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, दे हैव ऑलवेज लेड देयर फाउंडेशन फॉर कंटेम्पररी एंड फ्यूचर एग्रीकल्चरल इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी। उसी सभ्यता के ऊपर ही, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर की। तो इंडियन एग्रीकल्चर का जो इतिहास है वो ईसा मसीह के जन्म से 9000 साल पुराना है, जिसको अगर हम इवोल्यूशन के टाइम पीरियड में देखेंगे तो उसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। और ये लिटरेचर में पाया गया है कि उस जमाने में भी अर्ली कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लोग करते थे। ये वही टाइम था जब ओल्ड स्टोन एज में जैसे नोमैडिक हंटर की तरह लाइफ जीता था कोई इंसान, वो अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और ही यूज्ड टू प्रैक्टिस नेचर फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम्स, और उसमें मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सारी टेक्निक्स वो यूज करता था। इन तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं बच्चों। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब होता है खेती की अलग अलग विधाओं को एक साथ प्रैक्टिस करना। जैसे कोई फार्मर खेती भी कर रहा है, साथ में अगर उसके खेत में कोई पॉन्ड है तो वहां से वो मछली पालन का भी काम कर रहा है। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब होता है कि एक ही टाइम में एक ही जमीन पर आप एक से ज्यादा क्रॉप ले रहे हो। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है कि आपने एक लैंड पर एक फैमिली की क्रॉप ली, जब वो क्रॉप आपने हार्वेस्ट कर ली, उसके बाद अब आप दूसरी फैमिली की क्रॉप लोगे। इसका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स। तो मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी राइजोबियम बैक्टीरिया का। अगर आप एक पोएसी फैमिली की क्रॉप लेते हैं, जिसको हम सीरियल्स कहते हैं, तो बहुत ज्यादा सॉइल में से फर्टिलाइजर्स डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जनरली फार्मर्स जो हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप लेते हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली मतलब दलहन, जिसमें आपकी सारी दालें आ गई हैं। उन क्रॉप्स की क्या खासियत होती है, उनके प्लांट्स में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स मतलब गांठें, उनकी प्लांट्स की रूट्स में, जड़ों में गांठें होती हैं, जिसके अंदर सिम्बायोटिकली एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। सिम्बायोटिकली मतलब क्या होता है, यारी दोस्ती के साथ, यानी कि प्लांट उस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है, और बदले में वो बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को फिक्स करके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होती है? अगर आप एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस लगभग 78 to 79% नाइट्रोजन होती है। तो अगर इतनी ज्यादा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहले से अवेलेबल है, तो फिर हमें क्रॉप्स में नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स को डालने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि क्रॉप्स इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को एज न्यूट्रिएंट ले नहीं सकते हैं। उसको जब तक आप ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत अच्छे से करता है।
उसके बाद बहुत ज़्यादा लिटरेचर में साइटेड है कि उस ज़माने में फार्मर्स जो थे वो इम्प्लीमेंट्स और टूल्स यूज़ किया करते थे एग्रीकल्चर में, जैसे कि खुरपी, हँसिया, फावड़ा, ये सब के लिटरेचर में आपको पिक्चर्स भी मिल जाएँगी और उसके बारे में लिखित में भी मिल जाएगा। और एक बात और कि ये जो टूल्स हुआ करते थे, इसमें वो लोग ब्रॉन्ज जो कि एक अलॉय होता है, उसको यूज़ किया करते थे। इसका मतलब उस ज़माने के लोग मेटलर्जी भी जानते थे। फिर डबल मॉनसून होने की वजह से फार्मर्स 1 साल में 2 हार्वेस्ट तक ले लिया करते थे। उसके बाद दोस्तों बहुत क्लियर कट एविडेंस है कि जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी वो ट्रेडिंग किया करती थी बहुत सारी क्रॉप्स का, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। जैसे कि गुजरात में इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी सिटीज हैं जिनमें सी पोर्ट्स पाए गए हैं, जैसे लोथल, धोलावीरा, गोलाधारो। और लोथल तो दोस्तों इट इज बिलीव टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट सी पोर्ट। और बहुत क्लियर कट एविडेंसेस हैं कि इजिप्ट, बहरेन, सुमेर जो कि पर्शियन गल्फ में कंट्रीज हैं, उनके साथ कपास की जो ट्रेडिंग है वो की जाती थी। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर ध्यान में रखने वाला ये है कि इंडियन एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज एम्ड फॉर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। और इसको आगे बढ़ाए रखने के लिए, लोगों को इससे जोड़ने के लिए जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स को वर्शिप करना शुरू कर दिया। कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेना चाहूंगी। अगर आप कृष्ण भगवान को देखेंगे तो उनके साथ हमेशा एक गाय या मोर को पाएंगे उनकी फोटोग्राफ में। और हम लोगों ने क्या किया, उन एनिमल्स को, उन पक्षियों को अपनी आस्था से जोड़ लिया। या आप बहुत सारे ऐसे हमारे पर्व हैं जो कि प्लांट्स की पूजा से ही जुड़े हुए हैं, जैसे बरगदी अमावस्या जिसमें आप बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, या तुलसी विवाह जिसमें आप तुलसी की पूजा करते हैं, या पीपल की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है। और पीपल के बारे में ये फेमस है कि जो गौतम बुद्ध थे उनको बोधिसत्व प्राप्त इसी पेड़ के नीचे बैठ करके हुआ था। तो ये ही सारे प्लांट्स क्यों, यही सारे ट्रीज क्यों जोड़ी गई हैं? क्योंकि साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड कि दे आर द बेस्ट ऑक्सीजन कन्वर्टर्स इन द वर्ल्ड। प्लांट्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर के और ऑक्सीजन बाहर फेंकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इन प्लांट्स में ये रेट बहुत ज्यादा होता है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इन प्लांट्स को किसी ना किसी तरह हमारी डेली रूटीन के अंदर डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों लैंड और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, आप लोग सर्च करिएगा और जगह भी बुक्स में पढ़िएगा कि एक कल्लावाई डैम है, अभी भी है वो, जिसको ग्रैंड एंशियंट डैम कहा जाता है। और वो कावेरी रिवर पर बना हुआ है एंड इट वाज बिल्ट इन 100 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले वो बनाया गया था। इट इज सिचुएटेड इन थंजावुर। थंजावुर एक टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है इन तमिलनाडु। ये करिकाला चोला ने, जो कि चोला डायनेस्टी के राजा थे, बहुत महान राजा थे, उन्होंने बनाया था। और ये अभी भी ऑपरेटिंग कंडीशन में है एंड नाउ इट कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। और इसकी आप कैरेक्टर्स देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसकी जो हाइट थी फाउंडेशन की वो थी 18 फीट। इसकी लेंथ थी 1079 फीट। और जो बेस की विड्थ होती है वो है 66 फीट। तो क्या जरूरत है इन सब चीजों को पढ़ने की? जरूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, दे हैव बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। And as I told you previously also, that agriculture in India is not an occupation. खेती हमारी जीने की ही कला है। और इसीलिए आने वाली पीढ़ी को ये अवेयर होना बहुत जरूरी है कि उनके पूर्वजों ने एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक
कौन-कौन सी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस को डेवलप किया है, जिसका बेस बना करके वो आगे अपनी साइंटिफिक स्टडीज को परस्यू कर सकते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि पतंग चाहे जितनी भी ऊंची उड़ जाए, लेकिन अगर उसकी डोर नीचे से कट जाती है, अगर आप अपनी कल्चर, अपने रूट से कट जाते हैं, तो आप कहीं पर भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। इंडिया ने बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस प्रोग्रेस किया है एग्रीकल्चर और उसके अलाइड फील्ड्स में, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मिल्क प्रोडक्शन एटसेट्रा। लेकिन कुछ सालों से दोस्तों बहुत ज्यादा इरैशनल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स की वजह से हम लोगों ने अपने इकोसिस्टम बैलेंस को बिगाड़ लिया है। तो अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लोग बैक टू बेसिक्स आ जाएं, जिससे कि साइंटिफिक तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से हम लोग सॉइल को, अपने एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर सकें, ताकि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकें। और इसीलिए द अटेंशन हैज नाउ शिफ्टेड टू सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल मतलब जियो और जीने दो, यानी कि इतना ही आप काम में लें किसी चीज को कि आप आगे वाली पीढ़ी को भी दे पाएं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप इस कोर्स में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज। इंडिजिनस मतलब होता है खुद की। तो जो कम्युनिटीज की खुद की डेवलप्ड टेक्निकल नॉलेजेस हैं, उन्हीं को किसी तरह से हम सहेज करके, कलेक्ट करके, एक लाइब्रेरी बना करके अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दे सकें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और जिसके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, दे ऑल हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड कि किसी तरह से हम उन नॉलेज को कलेक्ट कर सकें, उसको डॉक्यूमेंटेशन उसका कर सकें और उसकी एनालिसिस कर सकें, जिसके बेसिस पर हमें ये पता चले कि वो क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या फाउंडेशन ले करी थी हमारे पूर्वजों ने, और उसको हम आगे यूज करते हुए आगे की टेक्नोलॉजीज डेवलप करें।